मॉर्निंग साथियों। व्यक्तित्व का सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके थे। इस सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत में हमने कुछ प्रश्न भी किए थे, लेकिन कुछ छात्रों के उत्तर है वह इस प्रकार आते हैं कि जो प्रश्न पूछा जाता है उसका जवाब नहीं देते हैं, जबकि उनको जो आता है उसका जवाब देते हैं। परीक्षा में पास होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाए उसका ही जवाब दें, ना कि आपको जो आता है उसका जवाब दें। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, ये परीक्षा में सफलता की सबसे पहली शर्त है। इसके बाद ही उत्तर अगर आपको आता है तो दे पाएंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। आप कहीं भी देखेंगे एक बार रट लो, हम कहते हैं एक बार समझ लो, कभी नहीं भूलेंगे। तो व्यक्तित्व के मापन की विधियों की अगर चर्चा करें तो व्यक्तित्व मापन की विधियाँ वैसे तो 4 प्रकार की होती है, लेकिन आज हम 3 प्रकार में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है व्यक्तित्व मापन की विधियों में आती है व्यक्तित्व परिसूचियाँ। सबसे पहला है व्यक्तित्व परिसूची, यह पहले प्रकार की है। दूसरे प्रकार में विधियाँ आती है अप्रक्षेपी विधियाँ, अप्रक्षेपी विधियाँ। और तीसरे प्रकार में आती है प्रक्षेपी विधियाँ। अब प्रक्षेपी विधियों के अलावा एक मनोवैज्ञानिक विधियों की भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी 3 डिवाइडेशन करते हैं। व्यक्तित्व के मापन की 3 प्रकार की विधियाँ होती है। एक तो होती है व्यक्तित्व परिसूची, दूसरी होती है व्यक्तित्व की अप्रक्षेपी विधियाँ, और तीसरा है प्रक्षेपी विधियाँ। एक ही बात पढ़ पाएंगे आज, परिसूचियाँ क्या होती है और अप्रक्षेपी विधियाँ क्या होती है और प्रक्षेपी क्या होती है। तो अगर परिसूची की बात करें तो इसके भी 2 भाग किए जा सकते हैं। अप्रक्षेपी विधियों की बात करें तो इसके भी 2 भाग किए जा सकते हैं, और प्रक्षेपी विधियाँ कोई डिवाइडेशन नहीं है। परिसूचियाँ क्या होती है वहीं से हम चर्चा करेंगे आज। परिसूचियाँ क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले व्यक्तित्व परिसूची क्या होती है, आज का पॉइंट यही है। एक एक विधियाँ 3 दिन तक पढ़ेंगे, क्या परिसूचियाँ होती है, क्या अप्रक्षेपी विधियाँ होती है, क्या प्रक्षेपी विधियाँ होती है। तो परिसूचियाँ एक तरह से प्रश्नावली होती है, लेकिन ये प्रश्नावली नहीं है, इसको ध्यान से समझें। परिसूचियाँ ऐसी होती है जिसमें कुछ प्रश्न होते हैं और एक प्रश्नकर्ता है जब इन प्रश्नों को पूछता है तब जो जिसका निरीक्षण किया जा रहा है या जिसका व्यक्तित्व का मापन किया जा रहा है उसको या तो हाँ या ना में जवाब देना है, या फिर सत्य या असत्य में जवाब देना है। हाँ या ना, सत्य और असत्य में जवाब देना है। तो यही कहलाती है व्यक्तित्व की परिसूचियाँ, जिसमें प्रश्न होते हैं और 2 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन है वह चेक करना है। अब इन परिसूचियों को या व्यक्तित्व परिसूचियों को और क्या नाम दिया गया है, तो इन परिसूचियों का दूसरा नाम है वह आपको याद रखना है। इसे SRI के नाम से जाना जाता है। SRI, ये SRI क्या होता है, तो S का मतलब होता है सेल्फ, R का मतलब होता है रिपोर्ट, और I का मतलब होता है इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज होता है। तो इन्हीं व्यक्तित्व परिसूचियों को सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज कहा जाता है। और अगर इसका हिंदी में नाम लें तो आत्म रिपोर्ट आविष्कारिका, आत्म रिपोर्ट आविष्कारिका नाम से जानी जाती है। जितनी भी परिसूचियां हैं इन्हें आत्म रिपोर्ट आविष्कारिका, इसके अलावा SRI या पूरा नाम समझे इसका तो सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज कही जाती है। अब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापना इतना आसान काम नहीं है। आप सामने वाले को समझ ही नहीं सकते हैं। आपको सामने वाले को समझना है तो आपकी भी औकात होनी चाहिए कि उस व्यक्ति को समझने लायक आपके पास दिमाग हो या ऐसे टूल्स हो। अब सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज क्या होती है, इसका दूसरा नाम दिया गया है पेपर पेंसिल टेस्ट। पेपर पेंसिल टेस्ट के नाम से जानी जाती है। लेकिन पेपर पेंसिल टेस्ट है वह आगे एक विशेष प्रकार के व्यक्तित्व मापन की विधि है, उसके बारे में भी ये वर्ड आता है। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि जितनी भी व्यक्तित्व परिसूचियाँ है वह 2 नामों से जानी जाती है, आत्म रिपोर्ट आविष्कारिका या फिर पेपर पेंसिल टेस्ट के नाम से जानी जाती है। अब कि कोई भी व्यक्तित्व परिसूची है वह 2 प्रकार की हो सकती है। व्यक्तित्व परिसूचियों में हमेशा एक व्यक्ति में जितने भी शील गुण हैं इन शील गुणों का मापन किया जाता है। तो पहला ही प्रश्न इम्पोर्टेंट आपका है
कि जितनी भी व्यक्तित्व परिसूचियाँ निर्मित की गई वह किसका मापन करती है? शील गुण का मापन क्या करती है। और शील गुण को ही क्या कहा गया था? ट्रेट्स कहा गया था। अब एक शील गुण का मापन करे तो वह कहलाती है एक आयामी या एक शील गुण परिसूची। लेकिन एक आयामी शब्द है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है। और किसी परिसूची में एक से अधिक शील गुणों का मापन किया जाए तो इसे कहा जाता है बहुआयामी परिसूची। तो ये दोनों याद रखने हैं। तो सबसे पहला ही पॉइंट पढ़ रहे अपन, व्यक्तित्व मापन की परिसूचियाँ। ये परिसूचियों के कितने नाम हैं और परिसूचियाँ कितने प्रकार की होती है? तो परिसूचियाँ केवल दो ही प्रकार की होती है, जिसका पहला प्रकार है एक आयामी और जिसका दूसरा प्रकार है बहुआयामी। अब इसके इतिहास की बात करें, परिसूचियों के इतिहास की बात करें तो इसमें से आपका एक प्रश्न आना इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। इससे ज़्यादा डीप नॉलेज आप कहीं भी प्राप्त नहीं करेंगे। सब लोग यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ PDF फाइलें वहाँ रट ऐसे पढ़ते पढ़ते पढ़ाते हैं। हमारा वीडियो इसलिए लंबा होता है कि हम इसको लिख रहे हैं ताकि आपको ऐसा एहसास हो कि आप क्लासरूम में पढ़ रहे, बाकी PDF लेके उसको पढ़ना और आपको समझाना ये तो बहुत ईजी काम है। एक व्यक्तित्व परिसूची का इतिहास क्या है? तो व्यक्तित्व परिसूचियों के इतिहास की चर्चा करें तो डेफिनेटली आपको इसमें से कुछ नए पॉइंट भी आपको मिल सकते हैं। व्यक्तित्व परिसूची हेतु सबसे पहला प्रयास नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। व्यक्तित्व मापन हेतु प्रथम परिसूची का निर्माण किसने किया? यहाँ जितने भी शब्द है वो व्यक्तित्व मापन से हैं। तो व्यक्तित्व मापन हेतु प्रथम परिसूची का निर्माण करने वाले व्यक्ति कौन थे और कब किया था? तो व्यक्तित्व मापन हेतु प्रथम परिसूची का निर्माण 1918 में हुआ और 1918 में इसका निर्माण किया था R.S. वुडवर्थ। दो वुडवर्थ हैं भाई, मनोविज्ञान में ध्यान रखें, एक विलियम वुडवर्थ हैं और एक R.S. वुडवर्थ हैं। यहाँ प्रथम परिसूची का निर्माण किसने किया था? R.S. वुडवर्थ ने किया था। अब जैसे इसने परिसूची बनाई उसका नाम आपको याद रखना है। इस प्रथम परिसूची का नाम इसने क्या दिया? तो इस प्रथम परिसूची का नाम दिया था उसने व्यक्तित्व प्रदत्त सूची। ये नाम आपको ज़रूर याद रखना है, व्यक्तित्व प्रदत्त सूची। जो R.S. वुडवर्थ ने बनाई थी उसका नाम हो गया व्यक्तित्व प्रदत्त सूची। और ये किसके लिए बनाई थी और क्यों बनाई थी, अर्थात इस परिसूची का निर्माण क्यों किया गया था? क्या बच्चों के व्यक्तित्व के मापन के लिए किया गया था या कोई अन्य ऐसा कोई कार्य था? तो इसका कार्य था सैनिकों में संवेगात्मक अस्थिरता का मापन। इसका निर्माण सैनिकों के लिए किया गया था, सैनिकों में संवेगात्मक अस्थिरता का मापन करने के लिए। संवेगात्मक अस्थिरता का मापन, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखें। तो व्यक्तित्व प्रदत्त सूची जो R.S. वुडवर्थ द्वारा निर्मित की गई थी वह केवल सैनिकों के लिए की गई थी और सैनिकों में किस गुण का मापन करती थी? संवेगात्मक अस्थिरता। और यह परिसूची कब निर्मित की गई थी? 1918 में। और 1918 के उत्तरार्ध में ही इसने एक और परिसूची का निर्माण किया R.S. वुडवर्थ ने, जिसको बोला गया है मनोदुर्बल्य सूची, मनोस्नायु दुर्बल्य सूची। मनोस्नायु दौर्बल्य सूची का निर्माण किया। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि पहली बार मनोस्नायु दौर्बल्य सूची का निर्माण किसने किया? तो ये R.S. वुडवर्थ ने किया। ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं, पहली परिसूची और दूसरी परिसूची दोनों ही इन्होंने ही बनाई थी। इसके बाद इतिहास में दूसरा नाम आता है, वह दूसरा नाम भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, वह है फ्रेड एंड हेडब्रेडर। दूसरा काम किया था दो मनोविज्ञानी, फ्रेड और इसके साथ आता है दूसरा हेडब्रेडर। क्यों इम्पोर्टेंट है? हो सकता है आपको लगे कि ये प्रश्न तो कहाँ आते होंगे, लेकिन अगर साइकोलॉजी में ऐसा प्रश्न आ गया तो आपके आंसू निकल आएंगे, वो भी ध्यान रखें। फ्रेड एंड हेडब्रेडर ने क्या काम किया? तो जो युंग का वर्गीकरण था अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, उन्हीं गुणों को नापने के लिए एक परीक्षण का निर्माण किया था। तो ये पूछा जा सकता है अंतर्मुखी बहिर्मुखी परीक्षण का निर्माण। अंतर्मुखी, पहली बार ऐसा परीक्षण, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ऐसे व्यक्तित्व का परीक्षण करना है, तो इस परीक्षण का निर्माण फ्रेड एंड हेडब्रेडर ने किया था।
और इसका नाम रखा था अंतर्मुखी बहिर्मुखी परीक्षण। अब इससे संबंधित एक प्रश्न और मिलेगा कि यही परीक्षण है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, और इस परीक्षण का भारतीयकरण किसने किया। तो ये भारतीयकरण वाले बहुत सारे प्रश्न हैं, बुद्धि परीक्षणों का भारतीयकरण, व्यक्तित्व परीक्षणों का भारतीयकरण। ये प्रश्न आपको जरूर याद रखना है कि अंतर्मुखी बहिर्मुखी परीक्षण है उसको भारतीय परिवेश के अनुसार रीशफल करने का काम किया था प्रोफेसर एन श्रीवास्तव। प्रोफेसर एन श्रीवास्तव द्वारा अंतर्मुखी बहिर्मुखी परीक्षण का भारतीयकरण किया गया। और ये प्रोफेसर एन श्रीवास्तव है, वह कानपुर के थे और इसका निर्माण किया गया था उत्तर प्रदेश में। तो ये दो प्रश्न आपको याद रखने हैं। पहला प्रथम परिसूची आर.एस. वुडवर्थ, और प्रथम अंतर्मुखी बहिर्मुखी परीक्षण है वो फ्रेड एंड हेडब्रेडर ने निर्मित किया था, और इसका भारतीयकरण करने वाले व्यक्ति कौन थे, प्रोफेसर एन श्रीवास्तव, जिसका संबंध कानपुर उत्तर प्रदेश से है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट जो कई बार आता है, मिनेसोटा व्यक्तित्व मापनी। ये आपको याद रखना ही है, मिनेसोटा व्यक्तित्व मापनी। ये इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार पूछा जा चुका प्रश्न है। मिनेसोटा व्यक्तित्व मापनी या मिनेसोटा विश्वविद्यालय में बनी थी अमेरिका के, लेकिन मिनेसोटा परीक्षण किसने निर्मित किया और कब निर्मित किया। तो इस परीक्षण का निर्माण हुआ था 1940 में, 1940 में, और 1940 में इसको निर्मित करने का कार्य किसने किया था, डार्ले एवं मैकनेमियर। ये दो नाम आएंगे, डार्ले और मैकनेमियर। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं कि मिनेसोटा परीक्षण जो था व्यक्तित्व का, उसका निर्माण 1940 में डार्ले एवं मैकनेमियर ने किया था। और इसका इम्पोर्टेंट दूसरा प्रश्न है, इसका नाम वास्तव में क्या है। तो इसका पूरा नाम है MMPI। MMPI इस नाम से भी जानी जाती है। अब M लिखा, इसका मतलब कहीं न कहीं मिनेसोटा तो आएगा ही, तो पहला M है, इसका मतलब है मिनेसोटा, ये स्थान का नाम है। दूसरा M है, उसका मतलब है मल्टी डायमेंशनल, मल्टी बहुविध जिसको बोलते हैं, डायमेंशनल। तो दो M का मतलब हो गया। अब P और I है, तो जहाँ PI आता है इसका मतलब होगा पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। तो इस नाम का जो परीक्षण था वह डार्ले एवं मैकनेमियर ने किया था, और इसका जो नाम पूछा जाता है MMPI, और इसका निर्माण कब किया गया था, 1940 में। कहाँ किया गया था, मिनेसोटा में। किसके द्वारा किया गया था। अब हाँ या ना में जवाब देना, हाँ या ना में ही जवाब देना है, यस नो या ट्रू या फॉल्स में जवाब देना है। तो ये परीक्षण सबसे लंबा परीक्षण है, ये भी याद रखिए, व्यक्तित्व मापन का सबसे लंबा परीक्षण यही है। इसमें कुल मिला के 550 कथन है, 550 कथन का ये पूरा टेस्ट था, और इस 550 कथन को 25 शीर्षकों में विभाजित किया था। 25 शीर्षकों में विभाजित कर ये सबसे लंबा परीक्षण बनाया गया था, और इसका समय भी निश्चित किया गया था, और इसका समय था 30 से 90 मिनट। 30 से 90 मिनट में इसको पूरा करना था। तो MMPI 550 कथन युक्त 25 शीर्षकों में विभाजित 30 से 90 मिनट में किया जाने वाला एक टेस्ट था। अब यहाँ एक पॉइंट और है कि ये व्यक्तित्व के कितने पहलुओं का मापन करता है। तो व्यक्तित्व के 5 पहलुओं का मापन करता है। किसके लिए निर्मित किया गया था, ये प्रश्न पूछा गया है। व्यक्तित्व के 5 पहलुओं का मापन। मिनेसोटा परीक्षण किस किस के मापन के लिए बनाया गया था। तो ये 5 पहलू आपको याद रखने हैं। ये 5 पहलू क्या थे। तो सबसे पहला है नैतिकता। एक व्यक्ति की नैतिकता के मापन के लिए इसका निर्माण किया गया था। एक व्यक्ति में समाज के प्रति समायोजन की क्षमता को मापने के लिए इसका निर्माण किया गया था। साथ में एक व्यक्ति के अपने परिवार के साथ पारिवारिक संबंध को मापने के लिए इसका निर्माण किया गया था। पारिवारिक संबंध के साथ संवेगात्मक अस्थिरता, संवेगात्मक
अस्थिरता या स्थिरता जो भी है उसके मापन के लिए किया गया था, और एक है आर्थिक दृढ़ता, एक व्यक्ति की आर्थिक दृढ़ता के बारे में मापन के लिए किया गया था। तो ये अक्सर ये प्रश्न है, इसमें इस पॉइंट को समझते लोग कि ये तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये 5वां पॉइंट है। तो मिनेसोटा व्यक्तित्व मापनी है, वह व्यक्तित्व के 5 पहलुओं के मापन के लिए निर्मित की गई थी। नैतिकता, समायोजन, पारिवारिक संबंध, संवेगात्मक स्थिरता, अस्थिरता और आर्थिक दृढ़ता के बारे में। तो इसके बारे में आपको इससे ज़्यादा एक भी पॉइंट याद नहीं रखना है। कितने कथन, 550 कथन, कब निर्मित किया गया, किसने निर्मित किया, कितने शीर्षक, कितना समय, और व्यक्तित्व के कितने पहलुओं का मापन करती है। तो व्यक्तित्व के 5 पहलुओं का मापन करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। अगला इम्पोर्टेंट आता है वह कैटल व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रेमंड कैटल वाला कैटल व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। अब यहाँ प्रश्नावली शब्द जुड़ा है, इसको भी याद रखें। प्रश्नावली किसने की, किसने बनाई, वो अगली चर्चा करेंगे। कैटल व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। अब इसका अर्थ क्या है, कितने आयामों का मापन करती थी, ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मिनेसोटा की तरह ही। इसके बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले याद रखना इसका निर्माण किसने किया था, रेमंड कैटल ने, और इसका पूरा नाम है रेमंड बी कैटल। रेमंड बी कैटल द्वारा इसका निर्माण किया गया था 1950 में, लेकिन इसमें 3 संशोधन किए गए थे, लेकिन शुरुआत 1950 में हुई थी, वही याद रखना है आपको। लेकिन रेमंड कैटल का आपने नाम सुना होगा 16 PF, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, इसका निर्माण किया गया था। लेकिन एकमात्र ये निर्मित नहीं थी, यह 4 प्रश्नावलियों का निर्माण कर चुके थे, और इन चारों प्रश्नावलियों को आपको याद रखना। अगर प्रश्न आ जाए कैटल की व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली में कितने कारकों का मापन किया जाता था, तो आपको आंख मीच के 16 नहीं कर देना है। इसने 4 प्रश्नावलियां बनाई थी, और चारों का अपना अपना अलग अलग महत्व है, ये चारों आपको याद रखनी है। 4 कौन कौन सी थी? सबसे पहली प्रश्नावली है ESPQ, पहली प्रश्नावली जो इसने निर्मित की थी। ई का मतलब होता है एलिमेंट्री स्कूल, यानी कि छोटे बच्चों के लिए थी ये, एलिमेंट्री। एस का मतलब हो गया स्कूल, और पी का मतलब हो गया पर्सनैलिटी, और क्यू का मतलब हो गया क्वेश्चनरी। ठीक है, EPSQ का मतलब हो गया एलिमेंट्री स्कूल, पर्सनैलिटी, क्वेश्चनरी। सबसे पहली निर्मित की गई थी, लेकिन इसमें कितनी विमाओं का मापन किया जाता था? 13 विमाएं मापन करने के लिए बनाई गई थी। तो ये याद रखना है, पहला जो बना था ESPQ, उसमें 13 विमाओं का मापन किया जाता था। इसके बाद उसने कुछ बड़े बच्चों के लिए बनाई, और इसका नाम दिया CPQ। जहाँ PQ आए इसका मतलब हो गया पर्सनैलिटी, क्वेश्चनरी, लेकिन यहाँ C लिखा है, इसका मतलब बच्चों के लिए थी। तो C का मतलब हो गया चाइल्ड, पर्सनैलिटी, क्वेश्चनरी। इसमें कितनी विमाओं का मापन किया गया? तो यह 14 विमाएं मापन के लिए बनाई गई थी। इस प्रश्नावली में 14 विमाओं का मापन किया जाता था। इसके बाद उसने और बड़े बच्चों के लिए बनाई, जिसका नाम हो गया HSPQ। यहाँ H का मतलब हो गया हाई, S का मतलब हो गया स्कूल, हाई स्कूल पर्सनैलिटी क्वेश्चनरीज। इसमें भी 14 विमाओं का मापन किया जाता था। देखिए 13 के बाद 14, फिर 14, ठीक है, 15 नहीं कर देना है, कोई ये मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है। ESPQ 13 विमाएँ, CPQ 14 विमाएँ, HSPQ 14 विमाएँ, और चौथे नंबर का जो टेस्ट बनाया उसी को बोला गया था 16 PF। ये अलग है 16 PF, ठीक है। ये 16 PF है, वह किसके लिए बनाया गया? इम्पोर्टेंट प्रश्न। 17 वर्ष से ऊपर के जितने भी छात्र थे, 17 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए ही यह निर्मित की गई थी 16 PF। 17 से नीचे वाले थे उनके लिए 14 और 13 विमाएँ थी। इस 17 वर्ष से ऊपर के लिए जो निर्मित की गई थी उसमें कितने का मापन किया जाता था? 16 विमाएँ इसमें मापन योग्य थी। तो ये 16 विमाएँ सिर्फ 16 PF से संबंधित हैं।
अगर ESPQ के बारे में पूछा जाए तो 13 बीमाएँ, CPQ के बारे में पूछा जाए तो 14 बीमाएँ, HSPQ के बारे में पूछा जाए तो 14 बीमाएँ और 16PF के बारे में पूछा जाए तभी 16 बीमाएँ आएंगी। अब प्रश्न इम्पोर्टेंट क्या है वो समझें। इसी 16PF का भारतीयकरण किसने किया, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। कैटल की 16PF जो पर्सनालिटी फैक्टर थे, परिसूची थी, उसका भारतीयकरण करने वाले कौन थे? तो इसका भारतीयकरण किया था प्रोफेसर MD कपूर। दोनों ही याद रखने हैं। एक तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी परीक्षण का भारतीयकरण किसने किया था? तो N श्रीवास्तव ने। जबकि 16PF प्रश्नावली थी, उसका भारतीयकरण करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका भारतीयकरण किया था प्रोफेसर MD कपूर ने। तो ये विधियाँ थी वो परिसूची से संबंधित थी। अब इम्पोर्टेंट आता है अप्रक्षेपी विधियाँ। ये तो परिसूची विधियाँ थी। अब आती है आपकी अप्रक्षेपी विधियाँ। अप्रक्षेपी विधियाँ ये कम मनोवैज्ञानिक थी। अप्रक्षेपी विधियाँ क्या होती है? बहुत आसान है। आज अप्रक्षेपी विधियों तक चलेंगे, फिर कल प्रक्षेपी विधियों का अध्ययन करेंगे। अप्रक्षेपी विधियाँ हमेशा चेतन मन का मापन करती है। अचेतन मन के मापन के लिए ही प्रक्षेपी विधियाँ हैं। तो अभी तक जो पढ़े, परिसूची चेतन मन का मापन करती है, अप्रक्षेपी विधियाँ चेतन मन का मापन करती है। और अध्ययन की सुविधा के लिए इसे अब दो भागों में बांटते हैं। अब आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ से तो कुछ नाम सुने हैं, अब ये नाम ही हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला आएगा आत्मनिष्ठ विधियाँ। आत्मनिष्ठ विधियाँ। और आत्मनिष्ठ के बाद दूसरा आएगा वस्तुनिष्ठ विधियाँ। व्यक्तित्व मापन की दो प्रकार की विधियाँ। अब अप्रक्षेपी में आगे, पहले तो परिसूचियाँ थी, अब अप्रक्षेपी विधियों में सबसे पहले आत्मनिष्ठ आती है और दूसरा आता है वस्तुनिष्ठ आती है। आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ में क्या अंतर है? तो स्वयं द्वारा मूल्यांकन आत्मनिष्ठ और दूसरे द्वारा मूल्यांकन है वो वस्तुनिष्ठ कहलाता है। इस प्रश्नों पे आप ना जाएं। आत्मनिष्ठ विधियाँ कौन कौन सी है, मैं एक रूपरेखा लिख देता हूँ, कुछ एक विधियों के नाम जहाँ से आप समझ जाएंगे। अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि किस प्रकार की विधि है? आत्मनिष्ठ विधि है। दूसरे प्रकार की विधि है अवलोकन। अवलोकन भी आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत ही आती है। अवलोकन के पश्चात साक्षात्कार। साक्षात्कार भी आत्मनिष्ठ विधि के अंदर आती है। अब जीवन गाथा विधि, जिसको बोलते हैं व्यक्तित्व इतिहास विधि, ये जीवन गाथा विधि भी आत्मनिष्ठ के अंदर ही आती है। प्रश्नावली, प्रश्नावली भी आत्मनिष्ठ के अंतर्गत ही आती है। और एक आती है आत्मकथा। आत्मकथा भी आत्मनिष्ठ विधि है। लेकिन सभी का वर्गीकरण करने के बाद मनोवैज्ञानिक को कहा कि कौन सी विधि आत्मनिष्ठ है पूर्णतया, कौन सी वस्तुनिष्ठ है, वह विभाजन असंभव है। इसलिए आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ अध्ययन की दृष्टि से विभाजित किया गया है। लेकिन जब इसका एग्जीक्यूशन किया जाता है, परीक्षणकर्ता का मानसिक स्थिति क्या है, उसके आधार पर आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ में कोई भेद नहीं होता है। वस्तुनिष्ठ विधियों की बात करें तो वस्तुनिष्ठ विधियों में आपको दो तीन ही याद रखनी है। एक तो है निर्धारण मापनी, निर्धारण मापनी, और एक आता है क्रम निर्धारण मापनी, क्रम निर्धारण मापनी। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, क्रम निर्धारण मापनी। और तीसरी विधि आती है समाज मिति विधि। तो एक एक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अध्ययन करेंगे आत्मनिष्ठ विधियों का और फिर अध्ययन करेंगे वस्तुनिष्ठ विधियों का। बिल्कुल ध्यान रखें, अगर पूछा जाए कि कौन कौन सी आत्मनिष्ठ विधियाँ हैं तो ये आत्मनिष्ठ के अंदर ही आएंगी, और कौन कौन सी वस्तुनिष्ठ विधियाँ हैं तो ये तीन विधियों को छोड़ के अगर आए तो वो सभी आत्मनिष्ठ विधियाँ हैं। वस्तुनिष्ठ में निर्धारण मापनी, संचय अलग भी इसमें ले सकते हैं, लेकिन अभी इतना डीप नहीं जाना है। एक एक विधि का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है अवलोकन विधि। अंतर्दर्शन को बाद में समझेंगे। अवलोकन विधि क्या होती है? तो अवलोकन विधि क्या है? आत्मनिष्ठ विधि है। और अवलोकन विधि का मतलब क्या है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अध्ययन करना, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अवलोकन। और कहते हैं कि व्यक्तित्व मापन की सबसे प्राचीन विधि है, व्यक्तित्व मापन की सबसे प्राचीन विधि है। अब अवलोकन किया जाता है तो आप अपने आँख, कान, नाक, इन ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं।
तो ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग से आप किसी के व्यक्तित्व का पता लगाएं तो वही कहलाती है अवलोकन विधि। इसी को निरीक्षण विधि भी कहा जाता है। अब दो तरीके से हैं। एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति का आप अवलोकन कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे, लेकिन जब इसको पता चल जाए कि आपका अवलोकन किया जा रहा है तो यह अपने व्यवहार को बदल देगा। अर्थात अवलोकन कैसा किया जाना चाहिए? अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए। जैसे कि आप चल रहे हैं, तो बिल्कुल साधारण तरीके से चल रहे हैं, लेकिन आपको 10 जने देख रहे हैं तो आपके चलने की स्टाइल बदल जाएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपका अवलोकन किया जा रहा है। तो अवलोकन विधि है वो हमेशा अप्रत्यक्ष होती है। प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाए तो व्यक्ति है जिसका अवलोकन किया जा रहा है वो अपने व्यवहार को बदल देता है। आपको भी पता है, आपको जब कोई देखता है तो आपकी बहुत सारी क्रियाएं वो आप नियंत्रित कर लेते हैं। आपकी चलने की स्टाइल बदल जाती है, बोलने की स्टाइल बदल जाती है, हर तरीका बदल जाता है। इसलिए अवलोकन है वह अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए। अब अवलोकन विधि है वह किन किन के लिए उपयोगी है? तो अवलोकन किसका किया जाना चाहिए? छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनका व्यक्तित्व मापन है वो किसी और विधि से नहीं किया जा सकता। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका व्यक्तित्व मापन अवलोकन विधि से किया जाता है। दूसरा पॉइंट है अनपढ़ व्यक्ति जो परीक्षण नहीं दे सकते, अनपढ़ है, उन अनपढ़ का व्यक्तित्व मापन अवलोकन से किया जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है अवलोकन विधि किसके लिए सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होती है? तो अवलोकन विधि सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होती है मानसिक रोगियों हेतु। मानसिक रोगियों हेतु इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो अवलोकन विधि आपको याद रखना है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अवलोकन हमेशा अप्रत्यक्ष होना चाहिए। और अवलोकन विधि किसके लिए सबसे अच्छी होती है? छोटे छोटे बच्चे, अनपढ़ व्यक्ति और मानसिक रोगियों हेतु अवलोकन विधि है वह बहुत प्रासंगिक है। अंतर्दर्शन विधि विलियम वुंड की देन थी, वह आपने पढ़ ली है जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था मनोविज्ञान का सामान्य परिचय। अब इंपॉर्टेंट आता है दूसरा साक्षात्कार। साक्षात्कार इस विधि के बारे में कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो साक्षात्कार एक बहुत आसान विधि है। क्या होता है साक्षात्कार? तो प्रश्नों के माध्यम से अब प्रश्न है तो कहीं न कहीं प्रश्न एक माध्यम है, और प्रश्नों के माध्यम से उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है, वही क्या कहलाता है? साक्षात्कार। यहाँ प्रश्न एक माध्यम है, उन प्रश्नों को पूछने का कोई न कोई उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बातचीत की जाती है। तो प्रश्नों के माध्यम से उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है वह साक्षात्कार कहलाता है। साक्षात्कार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये प्रश्न फिर समझ लें। साक्षात्कार का प्रयोग तीन गुणों के लिए किया जाता है। या तो निदान के लिए, किसी व्यक्ति का कोई गुण है, अवगुण है, उसके निदान के लिए, उपचार के लिए, या फिर चयन के लिए। साक्षात्कार का प्रयोग है वह इन 3 गुणों को पूरा करने के लिए ही उपयोग में लिया जाता है। अब साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है? तो आप कभी इंटरव्यू दिए होंगे, जैसे कि आपने इंटरव्यू तो नहीं दिया होगा लेकिन मौखिक परीक्षा ज़रूर दी होगी। मौखिक परीक्षा में एक गुरुजी है वो पूर्व निर्धारित प्रश्न पूछते हैं। इसको हमने कक्षा में बहुत बेटर तरीके से समझाया था, लेकिन यहाँ आप दिख नहीं रहे हैं तो एक औचित्यपूर्ण वार्तालाप स्थापित नहीं हो रहा। इसलिए कहते हैं कि वर्चुअल क्लासेज हैं वो इतनी सही नहीं होती है। फिर भी साक्षात्कार की बात करें तो 3 भाग कर सकते हैं। एक तो होता है संरचित साक्षात्कार, संरचित जिसको बोलते हैं नियंत्रित साक्षात्कार, इसका अर्थ भी समझा देंगे। नियंत्रित साक्षात्कार। एक होता है असंरचित साक्षात्कार। असंरचित साक्षात्कार, अ लग गया इसलिए अ लगाना है फिर आपको, जिसको बोलते हैं अनियंत्रित साक्षात्कार। और तीसरा प्रकार होता है केंद्रित साक्षात्कार। 3 प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, संरचित, नियंत्रित, असंरचित, अनियंत्रित और केंद्रित साक्षात्कार। नियंत्रित का मतलब या संरचित का मतलब क्या होता है? पूर्व निर्धारित प्रश्नावली, पहले से ही प्रश्नों का निर्माण कर लिया जाता है। पूर्व निर्धारित प्रश्नावली के माध्यम से अगर किसी का साक्षात्कार लिया जाए तो वो संरचित कहलाता है। और सभी जितने भी व्यक्ति आ रहे हैं उनको उसी क्रम में सभी को ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये हो गया संरचित। दूसरा है असंरचित, अर्थात पूर्व नियोजित नहीं होता।
इसमें आपको कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, यह पूर्व नियोजित नहीं होता है, अर्थात कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि अनियंत्रित साक्षात्कार का प्रयोग किन गुणों के मापन के लिए किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। एक तो है व्यक्ति की प्रत्यक्षीकरण की क्षमता, प्रत्यक्षीकरण की क्षमता को मापने के लिए। दूसरा है एक व्यक्ति की अभिवृत्ति को मापने के लिए, एक व्यक्ति की अभिवृत्ति को मापने के लिए, एक व्यक्ति की प्रेरणा या अभिप्रेरणा के बारे में जानकारी के लिए, एक व्यक्ति की निर्णय क्षमता। ये पूछा गया था कि साक्षात्कार का सर्वाधिक उपयोग एक व्यक्ति की निर्णय क्षमता को आंकने के लिए। और तीसरा है आपके पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता कितनी है, तो अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता। अगर इसका मापन किया जाना है तो इसके मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, असंरचित साक्षात्कार। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में याद रखना है। और केंद्रित साक्षात्कार किसे कहते हैं, तो पहला और दूसरा दोनों मिला दो तो ये केंद्रित साक्षात्कार होता है। प्रश्न परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि इन तीनों में सर्वोच्च कौन सा है, तो सबसे अच्छा सर्वोत्तम साक्षात्कार कौन सा होता है, तो पूर्व निर्धारित उद्देश्य, पूर्व निर्धारित प्रश्नावली और कुछ प्रश्न है वो पूर्व नियोजित नहीं हो, इस प्रकार के साक्षात्कार को केंद्रित कहा जाता है। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। अब अगली विधि आती है साक्षात्कार के बाद, व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि, और व्यक्ति इतिहास विधि का दूसरा नाम है जीवन गाथा विधि। जीवन गाथा विधि मतलब एक व्यक्ति के पूरे जीवन के बारे में जान लीजिए, तो यह बन जाती है जीवन गाथा विधि। अब जीवन गाथा विधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो इसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे टाइडमैन। टाइडमैन ने कहा था कि एक व्यक्ति को जानना है तो इसके पूरे जीवन का अध्ययन कर लीजिए। तो पूरे जीवन का अध्ययन कर लेंगे तो आपको उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि नरेंद्र मोदी के बारे में जानना है तो मगरमच्छ पकड़ के ले आए थे, कहानियाँ बहुत सुनी होंगी आपने। राहुल गांधी के बारे में जानना है, उसका जीवन जान लीजिए। सोनिया गांधी के बारे में, धीरूभाई अंबानी के बारे में, मुकेश अंबानी के बारे में। तो टाइडमैन ने यही कहा कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करना तो उसके पूरे जीवन का अध्ययन कर लीजिए। अब दूसरा है, क्या आप मेरे जीवन के बारे में जानना चाहें तो आप मेरे जीवन का अध्ययन करेंगे भाई। तो मेरे जीवन में तो इतना कुछ खास है नहीं। हर किसी का, रामलाल एक चाय बेच रहा है, वो एक थड़ी पे बैठा हुआ है, चाय बेच रहा है। अब आपकी इच्छा हुई कि इसका व्यक्तित्व का मापन करते हैं, तो आपने कहा चलो इसकी जीवन गाथा विधि का प्रयोग करते हैं। तो भाई ये सबके लिए नहीं होती है जीवन गाथा विधि, उसके जीवन में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका अध्ययन किया जाए। तो यह किसके लिए प्रयुक्त होती है, विलक्षण व्यक्तियों हेतु, जिसमें कोई विशेष गुण हो। विलक्षण व्यक्तियों हेतु ही इसका प्रयोग किया जाता है। हर एरे गेरे की जीवन गाथा आपको नहीं करनी है। ऐसे व्यक्ति जिसमें विलक्षण गुण है उनके लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। और असाधारण व्यक्ति, इनको ही कहते हैं असाधारण व्यक्तियों हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें असाधारण गुण हो। हर व्यक्ति रामलाल, श्यामलाल, नाथूलाल, इन सब का जो व्यक्तित्व मापन इस विधि से आपको नहीं करना है। एक प्रतिभाशाली बालक है तो बिल्कुल उसका अध्ययन है वह इस विधि से हो जाएगा। एक बहुत मंद बुद्धि बालक है तो असाधारण है वो, इसलिए उसको अध्ययन करना है। लेकिन एक प्रश्न आया था, इसका उपयोग सर्वाधिक कहाँ किया जाता है, विक्षिप्तता के अध्ययन के लिए। ये आपको याद रखना है, विक्षिप्तता के अध्ययन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा। तो विक्षिप्तता के अध्ययन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, जीवन गाथा विधि, जो किसके द्वारा दी गई थी, टाइडमैन के द्वारा। अब आती है आपकी अगली विधि, आत्मकथा विधि। आत्मकथा विधि, और इसी आत्मकथा को कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब व्यक्ति अपने जीवन के बारे में कुछ लिखता है तो वह आत्मकथा कहलाती है। व्यक्ति स्वयं के बारे में लिखता है। व्यक्ति जब अपने स्वयं के बारे में लिखता है तो स्वयं के बारे में लिखता है तो वह आत्मकथा हो गई। आत्मकथा और जीवनी में अंतर है, ठीक है। आत्मकथा और जीवनी में ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, तो एक व्यक्ति जब अपने कमजोर एवं मजबूत पक्ष, उसके कमजोर पक्ष,
और साथ में उसके मजबूत पक्ष, इनका वर्णन लिखित रूप में करता है तो वह आत्मकथा कहलाती है। और जब इसको पढ़ा जाए तो आप उसके व्यक्तित्व का निर्धारण कर लेते हैं। लेकिन आत्मकथा में कुछ कमियां भी होती है। खुद लिखता है तो बुराइयां नहीं लिखता, और मैं आपके बारे में लिखूँ तो एक भी अच्छा ही नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो इसकी कहीं न कहीं कमियां थी, फिर भी ये काम आती है। और अब अंत है इसका, अंतिम है, वह है प्रश्नावली। प्रश्नावली के बारे में आपके कहीं प्रथम प्रश्नावली का ये पॉइंट है वो दिमाग में घूमता ही रहता है। प्रश्नावली एक आत्मनिष्ठ विधि है। प्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? पहला पॉइंट, इसको समझें। प्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? तो प्रथम प्रश्नावली का निर्माण किया था फ्रांसिस गाल्टन ने। फ्रांसिस गाल्टन। इसके पहले सुकरात ने भी किया था, लेकिन वो मौखिक थी। फ्रांसिस गाल्टन ने 1880 में इसका निर्माण किया, लेकिन इसे व्याख्या प्रदान करने वाला है, व्यापकता प्रदान करने वाला। अब प्रश्न ये है, प्रश्नावली को व्यापकता प्रदान करने वाला व्यक्ति कौन था? तो व्यापकता प्रदान करने वाला व्यक्ति है, वह है R.S. वुडवर्थ। अब प्रश्न पूछा जाए कि प्रश्नावली के जनक कौन है, तो फिर कोई, इससे पहले पढ़ा कि R.S. वुडवर्थ ने किया, लेकिन इसका नाम आता है परिसूची के हिसाब से। अगर प्रथम परिसूची पूछा जाए तो R.S. वुडवर्थ है, लेकिन प्रश्नावली शब्द लग जाए तो फ्रांसिस गाल्टन है। लेकिन इसको व्यापकता प्रदान करने वाला व्यक्ति कौन था? तो व्यापकता प्रदान की थी R.S. वुडवर्थ ने। और इसी को ही कहा जाता है पेपर पेंसिल टेस्ट। प्रश्नावली को ही क्या बोला जाता है? मूल रूप में इसे ही पेपर पेंसिल टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं व्यक्तित्व परिसूचियों में। तो व्यक्तित्व परिसूची और प्रश्नावली है वह लगभग एक दूसरे से मिलते हैं, पर अंतर है। प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है? तो प्रश्नावली होती है बंद भी होती है, कमिटेड। एक खुली होती है, ओपन। दूसरी होती है चित्रित, और अगली होती है मिश्रित। क्या अंतर है इन सब में? तो बंद प्रश्नावली अर्थात जहां आपके उत्तर देने के लिए प्रतिबंध है। आपको उत्तर कैसा देना है? निश्चित, जो पूछा गया है उसमें से ही उत्तर देना है, मतलब आपकी सीमाएं निश्चित कर दी है, तो ये बंद प्रश्नावली कहलाती है। जैसे कि आप फॉर्म भरते हैं तो पूछा जाता है आपको विवाहित, विवाहित या अविवाहित। अब आपके एक चेक बॉक्स होता है यहाँ पे और ये यहाँ पे। आप विवाहित है तो आपको यहाँ टिक करना है, और आप अविवाहित है तो यहाँ टिक करना है। अब ये बंद प्रश्नावली होगी, क्योंकि आपको निश्चित ऑप्शन में से ही एक का चुनाव करना है। अगर एक निश्चित ऑप्शन में एक का चुनाव करें तो ये बंद प्रश्नावली। अब आप इसमें नहीं लिख सकते मेरा विवाह इस तारीख को हुआ था, 5,000 बाराती आए थे, 2-4 जो फुआ जी वो झगड़ गए, ये हो गए, ये कुछ नहीं लिखना है। मतलब ये कैसी हो गई? बंद प्रश्नावली। लेकिन आपको उत्तर देने में थोड़ी सी स्वतंत्रता मिल जाए तब ये कैसी प्रश्नावली हो जाएगी? खुली प्रश्नावली। जैसे कि एक प्रश्न दे दें आपको कि आपकी शैक्षणिक योग्यताएं या आपका पता पूछा जाए, तो आपका पता है वो हाँ या ना में तो कभी हो ही नहीं सकता। आप पता बताएंगे 103 डैश 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 कॉलोनी दिस 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 दिस। तो ये प्रश्न है वो कैसा है? खुली है, खुली प्रश्नावली, जहाँ उत्तर देने के लिए आपको स्वतंत्रता होती है। चित्रित, चित्रों के माध्यम से। जब चित्रों के माध्यम से व्यक्तित्व परीक्षण किया जाए तो ये प्रश्नावली हो जाएगी चित्रित। और 1, 2, 3 इन सभी को मिला देते हुए मिल जाती है मिश्रित प्रश्नावली। तो ये होगी आपकी आत्मनिष्ठ विधियाँ। अब आगे पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ विधियाँ। आज की लास्ट विधियाँ हैं वस्तुनिष्ठ विधियाँ। वस्तुनिष्ठ विधियाँ क्या होती है? तो ये बता दिया, दूसरे का अध्ययन करना, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का अध्ययन करना वस्तुनिष्ठ विधियाँ कहलाती है। और यहाँ पे सबसे पहला ही पॉइंट आएगा वस्तुनिष्ठ विधियों में, वह है निर्धारण मापनी। निर्धारण मापनी। अब निर्धारण मापनी और क्रम निर्धारण मापनी, ये दो प्रश्न ऐसे हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्रम निर्धारण मापनी और निर्धारण मापनी में क्या अंतर है? तो पहले तो इनकी खोज करता, एक निर्धारण मापनी लिख रहा हूँ। अब यहाँ से थोड़ा सा कंसेप्ट वो क्लियर कर दें। और एक आता है क्रम निर्धारण मापनी। क्रम निर्धारण मापनी, तो जब क्रम निर्धारण मापनी का कोई भी प्रश्न आए
तो इसका निर्माण किया था लुईस थर्स्टन। ये अब थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दें, आपके जो नोट्स है पुराने उनको भी क्लियर कर दें कि क्रम निर्धारण मापनी का प्रयोग किया था लुईस थर्स्टन ने, लेकिन क्रम शब्द हट जाए और निर्धारण मापनी शब्द आ जाए तो निर्धारण मापनी का निर्माण किया था भौतिकी के प्रोफेसर फेंकनर ने। लेकिन इसका उपयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? गाल्टन। निर्माण तो किसने किया था? फेंकनर ने किया था, लेकिन इसका उपयोग करने वाले कौन थे? फ्रांसिस गाल्टन थे। तो इसके बारे में दोनों ही क्रम निर्धारण मापनी और निर्धारण मापनी में दोनों में अंतर समझ लें। क्रम निर्धारण मापनी से संबंधित किसका नाम आएगा? लुईस थर्स्टन का। और निर्धारण मापनी शब्द आए तो भौतिकी के प्रोफेसर फ्रैंकनर ने किया था, लेकिन इसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? गाल्टन थे। इसके द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके द्वारा किसका मापन किया जाता है? कुछ चर है उनका मापन किया जाता है। व्यक्तित्व के किन चरों का मापन किया जाता है? तो व्यक्तित्व के 4 चर है। एक तो मात्रा, जिस गुण का मापन करना उसकी मात्रा, मात्रा के साथ है उसकी तीव्रता, उस चर की तीव्रता, और अंतिम तीसरा 3 है, तीसरा है उस गुण की बारंबारता। जैसे कि आप में क्रोध आ रहा है तो उसकी मात्रा, कितनी इंटेंसिटी और कितनी बार आप क्रोध करते हैं। तो ये कोई भी चर है जिसका मापन कर रहे हैं तो निर्धारण मापनी में 3 चरों का मापन किया जाता है, मात्रा, तीव्रता और बारंबारता। यह किस प्रकार से यह निर्धारित होती है? जैसे कि एक रेटिंग स्केल बना दे अपन कि आपको कोई प्रश्न पूछा जाए, जैसे पत्रिका में आता है कि आप सुबह उठते हैं, हमेशा प्रायः कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं जैसे कि आप नेतृत्व क्षमता कैसी है आप में, आप अपनी नेतृत्व क्षमता को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, ऐसा पूछा जाए तो आप कैसे व्यक्ति हैं, इसमें आप पूछा जाए सबसे अधिक योग्य हैं, सबसे अधिक योग्य। इसके बाद दूसरा क्रम निर्धारित कर दिया जाए जिसमें आप लिख सकते हैं अधिक योग्य, और इस प्रकार से नेगेटिव जाते जाते लास्ट में आपको एक पॉइंट दिया जाए सर्वाधिक अयोग्य। आप खुद की नेतृत्व क्षमता के बारे में किस प्रकार से डिसाइड करेंगे। अब इस प्रकार से एक क्रम का निर्धारण कर दिया तो यहाँ एक है पॉजिटिव से यहाँ किस तरफ जा रहे हैं? नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। इनमें से आप किसी एक का चुनाव करें तो ये कहलाती है निर्धारण मापनी। और इसमें एक आता है हेलो प्रभाव। निर्धारण मापनी में हेलो प्रभाव, और हेलो प्रभाव का संबंध किससे है? निर्धारण मापनी से। हेलो प्रभाव का अर्थ क्या होता है समझ लें। मूल्य आंकने वाले पर निर्भरता या मूल्यांकन करने वाले पर निर्भरता, मूल्यांकन करने वाले पर निर्भरता होती है। जैसे कि मेरा व्यक्तित्व है वह आपके मूल्यांकन पर कहीं न कहीं प्रभाव डालेगा। आपने कुछ निबंध लिखा, मैं कुछ जांच रहा हूँ, मेरे को खराब लगा, मतलब कठोरता, उदारता, ये कुछ भी आ सकता है। तो मूल्यांकन करने वाले की कठोरता और उदारता का प्रभाव अगर निर्धारण मापनी पर पड़ता है तो ये क्या कहलाता है? हेलो प्रभाव कहलाता है। दूसरी है वह है समाज मिति। समाज मिति विधि क्या होती है? बहुत आसानी ये भी। समाज मिति की बात करें तो यह किसने दी थी? तो जैकब एल मुरेनो। लेकिन एक से ही काम नहीं चलेगा, आप इतना बड़ा एग्ज़ाम दे रहे। जैकब एल मुरेनो ये ऑस्ट्रियन थे, ऑस्ट्रेलियन नहीं, ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रिया के थे ये। जैकब एल मुरेनो के साथ कौन कौन से व्यक्ति थे? इसका निर्माण किया था जेनिंग्स ने, ये दूसरा व्यक्ति है जेनिंग्स। और तीसरा व्यक्ति आता है E.S. बोगार्ड्स। 3 व्यक्ति थे E.S. बोगार्ड्स। तो समाज मिति विधि है वह 3 व्यक्तियों द्वारा निर्मित की गई थी, लेकिन हीरो एक ही है, बाकी खलासी की तरह थे ये दोनों, यूँ कह सकते हैं। जैकब एल मुरेनो के साथ जेनिंग्स एंड E.S. बोगार्ड्स का नाम आता है। दूसरों की राय के आधार पर स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता, यही कहलाती है समाज मिति। दूसरों की राय के आधार पर अगर आप किसी व्यक्ति को स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं तो स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता, यही कहलाती है समाज मिति। इसको थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका ये एक लड़का है या लड़की है, ये हो गई आपकी लड़की। इस लड़की का आपको एंगेजमेंट करना है। एंगेजमेंट करने के लिए आपको एक लड़का मिला।
इस लड़के के बारे में आप उसके पड़ोसियों से और इनसे राय लेते हैं। इसने कहा अरे गजब बच्चा है, इसने कहा वो रबड़ता है, इसने कहा कि ओ एक नंबर का नकारा है, इसने कहा कि ये तो कुछ नहीं करता, आपकी बेटी दुखी हो जाएगी। तो आपने दूसरों की राय के आधार पर इस व्यक्ति की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता का निर्णय लिया अपनी लड़की के लिए। तो यह विधि क्या हो गई? समाज मिति विधि। और लास्ट में कहेंगे वो अरे यार ये तो एक नंबर का बेकार था। तो यह समाज मिति विधि है। और आज की अंतिम विधि है वस्तुनिष्ठ में, वह है निष्पादन परीक्षण। निष्पादन परीक्षण। और निष्पादन परीक्षण का नाम आए तो यह अधिगम में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है निष्पादन परीक्षण, लेकिन इसको दिया गया था परफॉर्मेंस टेस्ट, इस नाम से परफॉर्मेंस टेस्ट। और ये परफॉर्मेंस टेस्ट किसने बनाया था? तो मे एंड हॉटशॉर्न, ये दो व्यक्ति थे, मे एंड हॉटशॉर्न। इन दोनों व्यक्तियों ने ही सबसे पहले निष्पादन परीक्षण परफॉर्मेंस टेस्ट व्यक्तित्व के लिए निर्मित किया था। और ये कौन से गुण का मापन करता है? तो ईमानदारी के गुण के मापन के लिए बनाया गया था। ईमानदारी के गुण के मापन के लिए। तो ये आज हो गई परिसूचियाँ व्यक्तित्व की अप्रक्षेपी विधियों में आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ विधियाँ। आपको इनके बारे में सारी चीज़ें याद रखनी है। ये प्रश्न पूछा गया है, ईमानदारी के मापन के लिए निष्पादन परीक्षण का निर्माण किसने किया था? मे एन हॉटशॉर्न ने। तो कोचिंग के जो नोट्स हैं उसको पढ़ते रहिए, बहुत सारी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएंगी। कल हम पढ़ेंगे मनोविश्लेषण की विधियाँ। और आज एक प्रश्न से समाप्त करते हैं। कल हम पढ़े थे सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया था? मतलब मूल प्रवृत्तियों को एकीकृत रूप से सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा था? तो इरोज और थनेटस दो मूल प्रवृत्तियां पढ़ी थी, लेकिन इन सभी को मिला के उसने एक लैटिन वर्ड था जिसका प्रयोग किया था टाइप। ये ज़रूर याद रखें, मूल प्रवृत्तियों को एकीकृत रूप से ट्राइब कहा और ट्राइब के दो विभाजन कर दिए थे। एक विभाजन किया था इरोज और दूसरा विभाजन किया था थनेटस। ओके, थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।